नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ, लूट में असफल होने पर युवक पर चलाई गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। हथियार डीलिंग करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, हथियार के साथ 3 तस्कर को पुलिस ने दबोचा। और शौच के दौरान पानी में डूबने से बच्ची की मौत, परिवार में मचा कोहराम। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। घटना करजा थाना क्षेत्र के मरवन चौक के समीप की है, जहां वैशाली जिले के भागवतपुर के रहने वाले राजू कुमार अपने घर से सीतामढ़ी रोड से धर्मपुर अपने बहनोई के यहाँ जा रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने राजू कुमार को रोकने का इशारा किया, लेकिन राजू ने अपराधियों के मंसूबे को भांप लिया और वहां से अपने बाइक को तेज गति से लेकर भागने लगे। इसी बीच लूट में अपने आप को असफल होते देख अपराधियों ने राजू कुमार पर गोली चलाई, जिसमें एक गोली राजू के पैर में जा लगी। बावजूद इसको उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बाइक लेकर जख्मी हालत में भी वह वहां से निकल गए। फिर आगे जाकर राजू कुमार ने अपने परिजन को पूरे घटना के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद परिजन वहां पहुंच घायल राजू को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की तलाश में जुट गई है। तो समस्तीपुर में था जैसे गाड़ी लेकर और इसको गोली लगा और मैं ताजपुर में जब आया नॉन फिट से तो ताजपुर में मालूम हुआ कि जो लड़का को गोली लग गया राजू का। फिर हम वहाँ से गाड़ी अपना किसी प्रकार से लेके आए यहाँ पर जो भगवानपुर में। फिर इसको जो है तो वहाँ का समाज जो है जहाँ पर बराती लग रहा था पूरा, वहाँ पर के आदमी लोग इसको जो है CNG गाड़ी में करके भेजा यहाँ। फिर हम भगवानपुर से कट किया, हम अपना लोड गाड़ी वहाँ खड़ा किए और उसको CNG में लोड हुए यहाँ। कुछ किसी पर शक हो रहा है? शक तो कुछ दुश्मनी कोई नहीं सर, दुश्मनी तो मतलब वहाँ पर दुश्मनी तो गाँव से कोई पहले से कुछ आता विवाद में हुआ? विवाद तो पहले हुआ है। हमको कुछ इमरजेंसी था ना, तो हम घर से निकले, अपना बैग ले लिए थे, हेलमेट ले लिए थे, बाइक लिए। तो उसके बाद निकले तो सरैया पंप पर हमको तेल नहीं मिला। हमारा घर हुआ वैशाली भागवतपुर में। सरैया पंप पर तेल नहीं था तो हम आगे आए पोखरारा में, जो विधायक जी का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे तेल हमको मिला। तो वहाँ पे हम 310 रुपये का तेल लिए और बोले कि हमको बिल निकाल के दीजिए। तो बोला कि वेट कीजिए, हम कहीं जल्दी कीजिए ना। तो उस समझ लिया, मतलब वहाँ से समझा कि हड़बड़ी में है। उसके बाद हम बिल नहीं लिए, चल दिए। और वहाँ से आए तो हमको क्या बोलते हैं, नया रोड के बीच में, मतलब नया रोड बोल रहे हैं, मरवन के बीच में जो है ना रिलायंस पंप, रिलायंस पंप के नज़दीक में 3 गो लड़का निकला। एक बाइक से, एक बाइक था, एक बाइक था और निकला वो, और हमारे पीछे आ गया डायरेक्ट। हम 50 के नॉर्मली स्पीड में थे और आया पीछे से और गाली बकने लगा। बोला कि बैग ला। हम बैग फेंक दिए, बैग ले लिया और पिस्टल दिखा रहा था। उसके बाद बाइक पर भी और बोला गया बाइक रोक। तो हम बाइक नहीं रुके, स्पीड कर दी, फायरिंग कर दिया। फायरिंग किया तो गोली हमको पैर में आके और छू के निकला। राउंड फायरिंग किया? 1 राउंड फायरिंग किया। बैग में क्या बैग लेके? हाँ, बैग में पैसा था मेरा। पैसा 3000 था और खुदरा पैसा था। गाड़ी का कागज था
बाइक का कागज था। कोई किसी पर शक नहीं है, कोई जमीनी विवाद पहले नहीं सर, किसी से प्रेम नहीं, प्रसंग? कुछ शक वगैरह नहीं है। और कितने बजे घटना कल रात को? ये 10 बजे करीब में हुआ है घटना। अच्छा, भागवत से कहाँ जा रहे थे? भागवतपुर से हम यहाँ आ रहे थे, क्या बोलते हैं, जीजा जी के गोदाम पर आए हैं तो बैरिया में, बैरिया में हमें परम सब हुआ है मेरे साथ। और वो लोग हमारा पीछा किए, जब गोली लगा तो हम समझे कि मेरा कार उड़ गया है। हम आगे बढ़े, ब्रेक मारे तो मेरा जोर काम नहीं कर रहा था। जब पैर काम करना बंद कर दिया तो समझे कि हमको कुछ हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े तो कुछ आगे 1 किलोमीटर आगे मंदिर के साइड में बारात लग रहा था। भीड़ देख के हम वहाँ पे रुक गए, और भीड़ देख के रुके तो देखे तो मेरा गाड़ी अपनी जोड़ का हालत खराब था, पैर में से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। और सब लोग को बोले कि हमको पैर में गोली मार दिया है, तो वो लोग सवाल जवाब किए और अपना ही आदमी उसमें था तो हमको देख लिया, चिन गया। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन आया था? हाँ, पुलिस नहीं आया था, पुलिस हमको रात में आया है हॉस्पिटल में, बयाना में लिया है, बयान लिया? बयान लेके उसके बाद सब कुछ। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार खरीद बिक्री करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल कांटी थाने की पुलिस फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है। किसी अभियान के तहत कांटी के दामोदरपुर स्थित मोहम्मद इरशाद के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इरशाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इरशाद अपने गुर्गों के साथ मिलकर हथियार खरीद बिक्री करता है। इरशाद के निशानदेही पर पुलिस ने उनके 2 सहयोगी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार, मैगजीन और रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के साकिन दामोदरपुर निवासी मोहम्मद इरशाद, दामोदरपुर के ही मोहम्मद मोनू रहमानी और उसी गांव के मोहम्मद नौशाद आलम के रूप में हुई है। वहीं फरार अपराधी की पहचान मोनू रहमानी के रूप में की गई है। पुलिस ने इन सभी के पास से मैगजीन लगा 1 पिस्टल, 1 अन्य मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली और 35,000 रुपये कैश बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि इरशाद और नौशाद पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। वह पुलिस के आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। डीएसपी ने बताया कि इरशाद और नौशाद अपने गुर्गों के साथ मिलकर हथियार की डीलिंग करता था। फिलहाल पुलिस इन लोगों के नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। कल दिनांक 13/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में जो हमारी ओर हम सबकी ओर से जो विशेष छापेमारी रोज वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए की जाती है, उसी दौरान 13 तारीख की रात को भी जो छापेमारी की जा रही थी उसमें वांछित अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। और जिस दौरान छापेमारी की गई कांटी थाने की टीम के द्वारा उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद है। ये अभियुक्त कांटी थाने में कुछ कई कांडों में वांछित थे। इसके अलावा ये अभियुक्त जो है पहले भी बहुत सारे कांडों में कांटी थाना से जेल जा चुके हैं। इनको पकड़ने के बाद जब एसएचओ के द्वारा बनाई गई जो विशेष टीम थी उसके द्वारा जो पूछताछ की गई, उसके निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पहले भी लूटपाट और हत्या की घटना और हथियार खरीद बिक्री का काम किया जाता है। और इनकी निशानदेही पे फिर अन्य जगहों पे भी छापेमारी की गई कांटी थाना के द्वारा। उस छापेमारी में 2 लोग और गिरफ्तार हुए, जिसमें एक है मोनू रहमानी और दूसरे हैं नौशाद आलम। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों को जब अलग अलग इनके घरों से और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उन जगहों की तलाशी ली गई तो वहाँ पे से हमारी टीम को एक पिस्टल, कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपया कैश बरामद हुआ, जो कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो हथियार खरीद बिक्री ये लोग करते थे उसमें ये कैश यूज़ किया जाता था। और छापेमारी के दौरान ही एक मुख्य अभियुक्त भागने में फरार रहे, जिनके ऊपर भी पहले भी कांटी थाने में बहुत सारे कांड दर्ज हैं। इस प्रकार कांटी थाने के द्वारा जो ये विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कि खुद एसएचओ महोदय थे यहाँ के, उनके साथ एडिशनल एसएचओ ललन जी थे, तनुजा, रजनीकांत, मोहम्मद मुस्तकीम और समस्त कांटी का जो थाना का कार्यबल था, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी उपलब्धि की। और इसमें अभी जो भागने में एक अभियुक्त सफल रहे, उनको पकड़ने की हमारी कोशिश जारी है। अन्य जिले में भी कहीं से आपराधिक इतिहास वगैरह अभी तक हमने जो इनका आपराधिक इतिहास खंगाला उसमें अन्य जिला का तो नहीं आया है, पर जो इनका नेचर ऑफ क्राइम है उसमें हत्या भी है, लूट है, रंगदारी का भी घटना है। तो इस तरह से ये लोग के ऊपर कई घटनाएं हैं। और इनके पास आज चोरी का सामान भी इनके पास से बहुत सारा बरामद हुआ है, पहले भी हुआ है।
और ये लोग ये सारे जो लोग पकड़ाए हैं और जो भागने में सफल रहा है, ये सब दामोदरपुर एरिया, कलवारी, ये सब जो क्षेत्र होता है वहाँ पे छिनतई, लूटपाट, ये सब की घटना को अंजाम देते हैं। और हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रहे हैं कि इनके ऊपर अगर और भी कोई कांड है तो उसमें भी हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे। अरे अभी जो ये पकड़ाए, इन्होंने बताया कि ये लोग रेगुलर जो है ये सब घटना में इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोग अपराध का, ये लोग हथियार खरीदते बेचते हैं, इसके अलावा लूटपाट भी कर लेते हैं। तो उसी दौरान इनके द्वारा जो बताया गया, इरशाद के द्वारा जो बताया गया, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने मोनू रहमानी, सोनू रहमानी जो 2 भाई हैं, उनके घर पे रेड करवाया और नौशाद के घर पे भी रेड करवाया। वहाँ से फिर हमें ये सामान और ये अभियुक्त मिले और ये लोग के ऊपर पहले भी इस थाने में भी काफ़ी केसेस दर्ज हैं। कितने अपराधी हैं और अब नाम भी आए? अभी तक हमें एक और अपराधी है जिनको हमें पकड़ना है और उसके अलावा ये अभी और पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग और भी होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें और इनके हथियार वाले रैकेट में और कौन लोग हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गिरोह का विषय इस तरह का इसको गिरोह ये लोग मिलके गिरोही हैं जो कि कई जगह आप दामोदरपुर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में ये लोग मिलके काम करते हैं, जिसमें ये लोग डराने धमकाने, हथियार के बल पे डराना धमकाने का भी काम करते हैं। तो ये गिरोही हैं और इसके अलावा इस गिरोह में अगर और लोग भी होंगे, हम लोग पता कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम। बाढ़ के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी आ जाने से जान माल की क्षति देखने को मिल रही है। वहीं शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना अंतर्गत रूप छपरा वार्ड नंबर 3 में नरेश बैठा की 8 वर्षीय बेटी हिमांशु कुमारी शौच करने गई थी। पानी के तेज धार के कारण उसी में बह गई। उसकी बहन भी साथ में ही थी। लोगों से मदद के लिए आवाज दिया, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते तब तक बच्ची पानी की तेज बहाव के कारण बह गई थी। ग्रामीणों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद नहीं मिली। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और एसडीआरएफ की टीम भी खोजबीन में जुटी हुए है। 24 घंटे बाद भी शव रविवार को नहीं मिल सका। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि अंचल से कोई भी लोग नहीं आए, ना ही कोई लाभ मिला है। घर में पानी घुस गया है, रहना मुश्किल है। गांव में चलंत शौचालय की व्यवस्था हो, यदि ऐसा रहता तो आज यह बच्ची नहीं डूबती। सर हम लोग घर पर तो नहीं थे, हमने जगह दूसरे जगह है। वो उसको लेटिंग लगा, उसका छोटा को, उससे बड़ा को लड़की था, उसको वो लेके यहीं पे आया है। लेटिंग करा कर जैसे वो गार्ड होने गया है, उसी में पलटी मार गया है। वो यहाँ पर कोई था नहीं यहाँ पे। आपकी बड़ी लड़की के साथ आया था? हाँ नहीं, वो भी उससे छोटा था, उससे बड़ा था। हाँ मैंने 3 लड़की है ना, उससे माजिल वाला था, आया था उसके साथ में। हाँ तो भाई घर पर जाके बताया? हाँ। नाम क्या था बच्ची का? अंशु कुमारी, हिमांशु। हाँ 8 साल। आप क्या करते हैं? हम लेबर का काम करते हैं। कई बजे घटना है? यही 11 साढ़े 11 बजे करीब में। अभी तक मिला नहीं। और बाढ़ के पानी कौन जगह है? रूप छपरा गाँव है। गंडक नदी के पानी? हाँ। अच्छा, पास में भी घर में भी पानी घुस गया लोग? हाँ चार सर सब पूरा देख रहे हैं सर, अभी तक पानी घुस अभी बंद है? हाँ पूरा बंद है अभी। रास्ता तो अभी से सूखा हुआ है आने जाने के लिए, बाकी अगल में पानी है, दूसरी जगह आया नहीं लेटिंग करने के लिए। रास्ता भी बंद है? हाँ। अच्छा, अंचल से लोग आया था, बाहर आया है, घर में पानी घुसा है, नहीं अभी कोई नहीं आया था, अभी कोई नहीं आया। तो कुछ लाभ नहीं, कुछ नहीं। रहने के भी जिससे घर में पानी घुस गया कुछ नहीं अभी। क्या क्या यहाँ दिक्कत है? दिक्कत है सर कि पहले तो लेटरिन उटरिन का दिक्कत बहुत ज़्यादा, माने इतना दूर, जैसे पासवान टोला हो गया, धोबी टोला हो गया, महतो टोला हो गया, मुसलमान टोला हो गया, भुंजार टोला लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेटरिन उटरिन का माने कोई साधन ही नहीं है। हाँ उसके बाद बच्ची क्या हुआ कि उसी कारण से बच्ची आई थी, जगह है नहीं तो जाएगी कहाँ, लेटरिन करने आई थी, वहाँ पर बैठी थी, पानी छुए बैठी, बस उलीट गई उसके अंदर। कितने घर में यहाँ पर पानी घुसा? मोटा मोटी घर में यहाँ मान के चलिए बैठा जी और पासवान जी और महतो जी, मोटा मोटी 50-60 घर मानिए। उसमें पासवान में 50, रास्ता उनका नहीं है। पासवान टोला में सर रास्ता नहीं है, कुछ व्यवस्था भी नहीं है, कुछ अभी लाभ तक नहीं मिला है, नहीं कोई व्यवस्था है और न कुछ अथी है सर। अंचल से कोई नहीं आया है सर, अभी कोई आया नहीं था, नहीं आया नहीं। ऐसे मुखिया जी का पहल हुआ है, आकर देखे हुए हैं, इतने कहे हैं कि कल नाव भेज देंगे, तो भेज देंगे तब ना। कहको तो अब तो ये पता हमको नहीं है कि अपना स्तर से भेजेंगे कि ब्लॉक का थ्रू भेजेंगे। कोई अभी कोई अथी नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई नहीं आया है। साहबगंज थाना को सूचना मिला था कि एक बच्ची डूब गई है, उसी में आए हैं। एसडीआरएफ की टीम आया है, खोजबीन कर रहा है। अभी तक सूचना तो नहीं मिला है मिलने का। घटना है रूप छपरा का।
वार्ड नंबर 3 का। परिजन लोग कैसे? परिजन सब कहता है कि आया था लेटरिन करने के लिए बांध पर। क्या कि सब जगह तो पानी है, बांध पर ही लेटरिन करता है। उसी दरमियान में पानी ले रहा था, उसे 3 गो बच्ची थे, एक बच्ची गिर गए तो बच्चा नहीं, बच्ची अभी तक नहीं मिली है। खोजबीन हो रहा है, SDRF की टीम खोज रहा है, मिल जाएगा। देखिए तो क्या लगता है लापरवाही से? तो गार्जियन का लापरवाही से हुआ कि जब देखा चारों ओर बाढ़ है तो कम से कम निगरानी रखना चाहिए। निगरानी का रखता तो ऐसा घटना नहीं होता। पास में भी लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया। हाँ, रास्ता बंद हो गया, कट गया। वहाँ पर पानी देखें, चारों तरफ पानी है, बाढ़ है, देख रहे हैं पूरा बाढ़। सरकारी नहीं है सुविधा तो मुखिया जी लगल है, अपना सुविधा से ब्लॉक से वे किया था, देख के फोटो खींच के गया है। प्रयास तो कर रहा है कि मुखिया जी मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के ही दबंगों ने एक महादलित दंपति को बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि दबंगों ने महिला के पति पर पेशाब भी कर दिया। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पीड़ित संजीत मांझी के अनुसार महादलित टोले में पड़ोसी की बेटी की शादी में बारात आनी थी। बाराती को आने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए कीचड़ से सनी पगडंडी को सभी टोला निवासियों ने मिट्टी डालकर चलने लायक बनाया था। इसी विवाद को लेकर हमलावरों के साथ पहुंचे आरोपियों ने ब्रह्म स्थान पर बैठे पीड़ितों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट कर चाकू से सिर पर हमला कर दिया। दर्द से कराने पर दबंगों ने जमीन पर पटक दिया। इस मामले में दंपति ने मनियारी थाने में गांव के ही दबंग पिता पुत्र को नामजद करते हुए 3 अज्ञात हमलावरों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं थाने में आवेदन मिलने के बाद मनियारी थाना के SI व केस के IO अभिषेक कुमार घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे और गवाहों का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि मामला रास्ते को लेकर विवाद का है। आवेदन में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, फिलहाल ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। माने यहाँ से ब्रह्म स्थान से पूरा बस्ती में जाता है, जिस बस्ती माझी टोला का है। आज 200 बरस से ये बस्ती है। हमको भी 40 बरस हो गया, 40 बरस हो गया। हम भी इसी रास्ते से जाते हैं और ये ऐसा माने रास्ता बन जाता है। कितना लोग गड्ढा हो गया था, कितना लोग गिर भी गया था। तो 10 तारीख के अर्जुन माझी का पोती का शादी था, देवेंद्र माझी का बेटी का बारात आने वाला था। गांव के लोगों ने विचार किया, विचार कर क्या किया, मिट्टी मंगवाया, छाई मंगा के और ये इस पर डाल दिया। यही है, ये डाल दिया और भर दिया। और भरने के बाद 11 तारीख के हम काम करने जा रहे थे तो इसी चबूतरा है भगत सिंह द्वार पर बैठे हुए थे। विकास मिश्र और उमाशंकर मिश्र और 3 गो अपरिचित अपराधी था, उसको हम नहीं जानते हैं। और इस जगह हमको कहा कि से यही है, मुसहर तुम्हारा इतना औकात हो गया है कि तुम हमारे ज़मीन में मिट्टी डाल दिया है। और हमको माने चाकू से वार किया, जिस पर बाएं भौं पर लग गया। हम गिर पड़े। तो गिरने के बाद दोनों पकड़ लिया और पटक दिया गिरने, और हम गिर पड़े और हमारे मुंह पर पेशाब कर दिया। बगल में थोड़ा शोर हुआ तो पत्नी पहुंची, उनको भी साथ बेसुल्की किया, गाली गलौज किया और भद्दी गाली दी, उनको भी अधनंग कर दिया। और बाद में जो अब हल्ला हुआ, ग्रामीण जुटने लगा तो वो लोग भाग गया। यही है। क्या प्रशासन का आप लोग अवगत कराए? प्रशासन कल ले प्रशासन का आवेदन दिया गया है, प्रशासन कल जांच में आया है, मगर अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। मनियारी थाना के अंतर्गत सिलौत एक गांव है, जहां पे महादलित समुदाय के मुसहर जाति के लोग द्वारा एक मिश्रा जाति के लोगों के विरुद्ध जो है आवेदन दर्ज कराया गया था और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन थाना पे दी गई थी। उनके द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में हम लोग जांच के क्रम में जब स्थानीय स्तर पे पहुंचे तो वहाँ पता चला कि दोनों पक्षों के बीच में रास्ते के विवाद को लेकर के बहुत दिनों से विवाद चले जा रही थी। और विगत 10 तारीख के शादी का समारोह का आयोजन किया गया था, जिससे कि रास्ता को चलने को लेकर उनके दोनों के बीच में रुकावट आ रही थी। तो उसी का विरोध को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत के क्रम में विवाद बढ़ा और विवाद का
झगड़ा का रूप ले लिया। शुरुआती जांच के क्रम में जो है ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और आवेदन में बहुत सारी बातें कही गई है। निर्वस्त्र कर पीटने का और उसके पति को ऐसी शुरुआती जांच में ऐसी कोई बातें नहीं आई है। स्थानीय स्तर से जब गवाहों द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा कोई भी ऐसी बातें की पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल जांच चल रही है। फिलहाल जांच चल रही है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मनियारी थाना द्वारा 165/24 कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याणार्थ हेतु जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है उसमें गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनक चमार ने मुजफ्फरपुर के कल्याण पदाधिकारी और विकास मित्रों के साथ रविवार को सर्किट हाउस में समीक्षात्मक बैठक की। मंत्री जनक चमार ने कहा कि योजनाएं बहुत सारी है जिन्हें धरातल पर उतारना है। जैसे जिस अनुसूचित जाति के टोले में 100 से ज़्यादा की संख्या में है वहां सामुदायिक वर्ग सेट देना है जो लगभग 29 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दलित और महादलित बस्ती जो सड़क विहीन है वहां सड़क बनाना है। कमजोर वर्गों को चिन्हित कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना है। 25-30 हज़ार की आबादी वाले गांव में स्कूल खुलवाना है। पैसे की कोई कमी नहीं है। काम करने में कुछ अड़चनें आ रही है उन्हें दूर करना है और बिहार का चौमुखी विकास करना है। आज मुजफ्फरपुर जिला अतिथि गृह में जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और साथ ही बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मेरे कंधों पे जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में काम करने का जो अवसर मिला है, हम आपके प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेता प्रदेश नेतृत्व को हम कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं। खास करके आज विभाग के समीक्षात्मक बैठक हमने बुलाई थी जिसमें जिला के कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सभी लोग मौजूद थे। साथ ही हर पंचायत में विकास मित्र और शहर में वार्ड में विकास मित्र, सभी विकास मित्रों को समीक्षात्मक हमने जानकारी लिया जो राज्य के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियों में कल्याणार्थ विकास हेतु योजनाएं जो चलाई जा रही है उसमें गति देना है। जैसे जिस अनुसूचित जाति के बस्ती में 100 की संख्या या 500 की पॉपुलेशन है वहाँ एक सामुदायिक वर्ग सेट देना है जो 29,66,000 रुपये का है। वो पंचायत में 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, राशि की कोई कमी नहीं है। दलित और महादलित बस्तियों में जो सड़क विहीन है उसको सड़क से जोड़ना है, उसको सुगम मार्ग देना है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं जो आज भी घर विहीन है, छत विहीन है, उसको जितना जल्द हो सके चिन्हित करके उसको हमको प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराना है। 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन पे वो प्रखंड हो या विधानसभा हो, एक बालक और बालिका विद्यालय देना है। बड़ी तेज गति से इस पर काम हो रहा है। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चौमुखी विकास होना चाहिए था वो हो रहा है। कहीं बाधक है, कहीं परेशानियां हैं, कहीं कठिनाइयां है। अंचलाधिकारी के माध्यम से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से, तो उस बात को हम लोग सामने ला करके उस कठिनाइयों को दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। लगातार विकास मित्र है अपने राज्य करने के दर्जा को लेकर मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई। आपने सही कहा। विकास मित्र ये भी आश्वस्त है कि पूर्ववर्ती सरकार 15 साल की रही लेकिन कोई टोला सेवक, रोजगार सेवक, ममता, विकास मित्र, कोई ऐसा नाम जो आप सुन रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का दिया हुआ नहीं। ये एनडीए की सरकार आई तो विकास मित्रों की चिंता हुई और 3,000 से लेकर के आज विकास मित्रों को मानदेय 25,000 रुपया तक हुआ है। तो अमूल चूल
परिवर्तन ये समाज में हुआ है और यही सरकार एनडीए की सरकार ने किया है। तो मुझे आने वाले दिनों में और सशक्त करना है और मजबूत करना है और आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री जी ये आश्वस्त भी करता हूँ, धन्यवाद बधाई भी देता हूँ कि जिस तरह से आप दोनों नेताओं के नेतृत्व में एक गरीब की बस्तियों में आपने उजाला दिया, कमजोर लोगों को मजबूती आपने प्रदान किया, भूखे लोगों के थाली में आपने राशन दिया, जिनको चलने का रास्ता नहीं था उस बस्तियों में आपने सड़क दिया। ये कहीं न कहीं यह दोनों नेताओं के नेतृत्व में कमजोर वर्ग को ताकत मिली है। आने वाले दिनों में और इनको सशक्त करना है और ताकत देना है। पूर्ववर्ती सरकार तो धोखेबाजी में रख करके वो समाज को वोट लेते रहा, लेकिन अपने परिवार में ताकत देते रहा, ये समाज के लिए कुछ नहीं। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर विनाश की सोच रखने वाले लोगों की हार हुई है। एनडीए की विचारधारा रखने वालों की जीत हुई है। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्य के सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनक चमार ने कहा कि पूरे देश में दो तरह की विचारधारा वाले लोग हैं। एक विकास वाले, जिसमें बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, वहीं देश के स्तर पर पीएम मोदी कर रहे हैं। जबकि विनाश की सोच वाले लोग इंडी अलायंस राजद कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। इनके पिता दादा परदादा ने देश को कई दशकों तक लूटने का काम किया था। अब उनके ही बच्चे देश को लूटने और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दो धड़ा देश में काम कर रहा है, एक विकास की धड़ा है, एक विनाश की धड़ा है। विकास की धड़ा में बिहार के नेता नीतीश कुमार जी हैं, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी, और विनाश की धारा में एनडीए के अलावा जो महागठबंधन लोगों ने बनाया है, जिनके बाबा दादा ने देश को भी लगभग 45 वर्षों तक लूटा और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में बैठे हुए लालू प्रसाद राबड़ी जी के परिवार लूटने का काम किया। तो जो आपने रुपौली की चर्चा किया है, रुपौली एनडीए की जीत है, महागठबंधन की हार है। वहां महागठबंधन के नेताओं को नकार है जनता। एनडीए की जीत इस मामले में है, वो सीट एनडीए की थी। जिन व्यक्ति ने वहां अपने आप को साबित करते थे बाहुबलियों के रूप में, वो बाहुबलियों को धाराशाही वहां की जनता ने किया है और किसी न किसी रूप में विकास को चुना है। वो विनाश को बिहार की जनता चुनने के लिए आज भी बाध्य नहीं है और आने वाले दिनों में रुपौली के ही तरह विकास के रूप जनता चुनेगी। देश का नेता हो, प्रदेश का नेता हो, बिहार की जनता बहुत सजग है और आप भी होशियार और समझदार है। रुपौली के आड़ में महागठबंधन का नेता जो वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो नारा दे करके आग लगाना चाहते हैं, अब महागठबंधन के लोगों को भी दिमाग ठिकाने लग गया होगा। जनता होशियार है। बिहार की जनता अब जंगल राज को कभी भी उचित नहीं करेगी, जंगल राज को कभी सत्ता के करीब आने नहीं देगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में जनता दल यू द्वारा पार्टी प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक कुमार झा को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता विभात कुमार सिंह ने कहा है कि विधान परिषद के इस सीट पर तत्कालीन विधान परिषद सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर को सभी बिरादरी के मतदाताओं ने वोट दिया था। फिर पार्टी को क्या मजबूरी हुई कि बाहरी उम्मीदवार जिसे कोई जानता तक नहीं है वैसे प्रत्याशी को उम्मीदवार तय करना न्यायोचित नहीं है, जिससे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातकों में घोर आक्रोश है। टिकट देने का पैमाना यदि जदयू यही तय कर चुकी है तो इस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक विद्वान एवं राजनीतिक लोग तिरहुत के इस जमीन पर है, फिर बाहरी उम्मीदवार भेजने की जदयू की क्या मजबूरी है, यह नेतृत्व को बताना चाहिए। समता पार्टी के संघर्ष को याद दिलाते हुए विभात सिंह ने कहा कि जदयू ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि संघर्ष के साथियों पर उन्हें भरोसा और विश्वास नहीं है। विभात सिंह ने कहा है कि तिरहुत के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अभिषेक झा का क्या योगदान है, यह बताना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रुपौली उपचुनाव जैसा ही परिणाम तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में भी आएगा। जी, हम लोग की आज का जो संवाददाता सम्मेलन हम लोग बुलाए हैं, इसमें जो जनता दल यू के द्वारा जो अभिषेक झा जी को बाहरी उम्मीदवार को जो दिया गया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है
और अगर वही तरह से बाहरी लोगों को दिया गया तो उसका हश्र रुपौली वाले उपचुनाव का होगा। तो यहाँ पर समता पार्टी काल से नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि समता पार्टी के काल से यहाँ बहुत सारे साथी हैं जो बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और यदि देने का पैमाना ही अगर यही था तो ब्राह्मण समाज में यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा एमएलसी इस पद पर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं, तो उसके देने के बजाय यहाँ हरेंद्र जी हैं, हरिओम कुशवाहा जी हैं, नरेंद्र पटेल हैं, श्याम कल्याण जी बैठे हुए हैं जो प्रमुख भी रहे हैं और दलित समाज से इनका अच्छा पकड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग थे जिनको दिया जा सकता था, लेकिन एक बाहरी आदमी को, जो आदमी इस इलाके का कोई जानता नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं यह लोग नहीं जानता है, कभी वो दरभंगा कहते हैं, कभी वो मोतिहारी कहते हैं, फिर पता नहीं इस बार कहाँ के कहेंगे वो, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। वो आवेंगे तो उनका विरोध होगा और उनका हश्र रुपौली उपचुनाव वाली उनकी होगी। चुनाव भी लड़िएगा आप? चुनाव लड़िएगा? अगर वो कैंडिडेट रहेंगे तो कोई न कोई तो चुनाव लड़ेगा ही। अगर पार्टी, अगर एनडीए अगर कोई बेहतर कैंडिडेट अगर नहीं दिया तो कोई न कोई लड़ेगा, जो समाज से बीच होगा, जो रहने वाला होगा, जिसका कोई योगदान होगा तिरहुत में। आप दावेदारी कीजिएगा? ये निर्भर करता है कि अगर अभिषेक झा जैसे लोग लड़ेंगे तो दावेदारी होगी। विरोध होगा अभिषेक झा? विरोध तो होगा कि रुपौली वाला हाल होगा। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि मतदाता को जोड़ना, अपवोट करवाना, उसको किस तरह से? देखिए, मतदाता जोड़ने का इसके पहले देवेश बाबू चुनाव लड़ते थे तो मतदाता मैंने हम लोग इतना बार बनाए कि उस मतदाता को बनाना जानते हैं और मतदाता बनेंगे भी। और यहाँ आपको जितने लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं वो हर एक लोग अपने आप में सक्षम है, हर लोग चुनाव लड़ने के लायक है। और भी कैंडिडेट है, किस प्रकार देख रहे हैं? बहुत सारे हैं। नहीं, और कैंडिडेट का तो कोई बड़े जो लोग भी नाम आ रहा है, पता नहीं को लोग लड़ेंगे, लेकिन उसका कोई माने मतलब नहीं है। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि जिन किन्हीं का योगदान हो समाज में, वैसे लोग यदि चुनाव लड़ने आते हैं तो उनको सहयोग किया जाएगा। लेकिन जिनको कभी कोई मतलब समाज से नहीं रहा और वो चुनाव अगर लड़ने आते हैं तो जबरदस्त विरोध होगा, वो बर्दाश्त से बाहर। महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश की जयंती के अवसर पर रविवार को महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदिनी में स्मृति पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि मानवीय मूल्यों के तेजी से विघटित होते हुए समय में राकेश जी की कविताएं हमें संवेदनशील बनाती है। वे शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ के आग्रही थे। BRABU की भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि उत्तर छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि राम इकबाल सिंह राकेश जितना शास्त्र से जुड़े थे उतना ही लोक से जुड़े थे। मौके पर डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा, डॉक्टर अनु, डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा, मधुमंगल ठाकुर, प्रेम भूषण, सुधांशु राज सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जी और साहित्यकार संजय पंकज को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने उनकी स्मृतियों को निरंतर जीवित रहने का काम किया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है
कि जिस कद के बड़े कवि थे राम इकबाल सिंह राकेश, वैसी पहचान उनको नहीं मिली। नंद किशोर नवल जो बड़े आलोचक थे, उनसे मैंने उनके विषय में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप का अगला काव्य संकलन कब आ रहा है, तो वे फूट फूट कर रोने लगे थे और उन्होंने कहा था कि जब आपने मुझे टोक दिया है तो मैं इसे अपनी पांडुलिपि लेकर इलाहाबाद जाऊंगा और प्रकाशित रूप में ही उसको लेकर मैं आपके पास आऊँगा। और इस संबंध में आलोचक नंद किशोर नवल की भी भूमिका सराहनीय है। उन्होंने नहीं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योजना के तहत उन्होंने राकेश समग्र का संपादन किया, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। यह अपने आप में बड़ा काम था कि जिस राकेश जी को स्वच्छंदतावादी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में उन्हें निरूपित किया, प्रगतिशील कवि के रूप में जिन्हें चंद्रवली सिंह, प्रसिद्ध प्रगतिशील आलोचक चंद्रवली सिंह जी ने जिन्हें प्रतिष्ठापित किया, उनको बाद के दिनों में किसी ने याद करने की कोशिश नहीं की। हम देखते हैं कि उन पर छायावादी काव्यधारा का भी प्रभाव है। उत्तर छायावाद काल के उभार काल में तो आए ही थे, लेकिन एक जो स्वच्छंद धारा प्रवाहित हो रही थी, जो माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन, बच्चन और दिनकर से होते हुए आगे बढ़ी, उसी धारा के कवि के रूप में भी हम उन्हें पहचानते हैं और प्रगतिशील कवि के रूप में भी उन्हें देखते हैं। लेकिन वे वैसे साम्यवाद से प्रभावित कवि, जो प्रगतिवादी कवि अपने को कहते हैं, जिनके मूल में सिर्फ मार्क्सवादी अवधारणाएं थी, उनसे वे भिन्न थे। उनके काव्य चिंतन में, उनके काव्य तत्व में आध्यात्मिकता भी परिलक्षित है। वस्तु आज उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश जी की जयंती है। राम इकबाल सिंह राकेश भाषा सिद्ध, भाव संपन्न, एक ऐसे शौर्य, पराक्रम, संस्कार, संस्कृति और उदात्त भाव के रचनाकार थे, जिन्हें आज के समय में, इस बिगड़े हुए समय में, जबकि साहित्य के प्रति दिनानुदिन तथाकथित लेखकों की भी रुचि कमती चली जा रही है, पाठकों की संख्या घटती चली जा रही है, जबकि सृजन जमकर हो रहा है, खूब हो रहा है, ऐसे में राम इकबाल सिंह राकेश के साहित्य को पढ़ने का अर्थ है एक अच्छी और मजबूत भाषा से आप परिचित होते हैं। वे पीढ़ियों को संस्कारित करने की क्षमता रखने वाले बड़े कवि थे। यद्यपि उन्होंने घोषित रूप से किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, लेकिन महाकाव्यात्मक औदात्य से भरी हुई कई ऐसी रचनाएं हैं, भले ही वे लंबी कविता हो, जैसे निराला ने राम की शक्ति पूजा का सृजन किया, वैसे ही हिमालय अभियान, मानसरोवर जैसी लंबी कविता, लेकिन इन कविताओं में जो पृष्ठभूमि है, जो भाव है, अंतर्मन को ही उदात्त करने वाला चिंतन नहीं है, बल्कि उसमें समय को भी सजग करने का और समय को भी अपनी रचनात्मक क्षमता से मोड़ देने की अकूत शक्ति उन रचनाओं में भरी हुई है। ऐसे राम इकबाल सिंह राकेश गद्य लेखन में भी प्रवीण थे। संस्मरण की पुस्तक, स्मृतियों के रंग चित्र आज भी देखने योग्य, पढ़ने योग्य, सीखने समझने योग्य है। राम इकबाल सिंह राकेश का हम स्मरण करते हुए पीढ़ियों के बीच उन्हें केवल जीवित नहीं, जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के आग्रही हैं। आज उनकी जन्म तिथि के अवसर पर, जन्म जयंती के अवसर पर डॉक्टर पूनम सिन्हा जी की अध्यक्षता में एक स्मरण गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस स्मरण गोष्ठी में जाने माने कई ऐसे रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें सौभाग्य और अवसर मिला है। आज के लिए बस इतना है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।